धोतड़ गांव के मेरे बुजुर्गों, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो जी, समस्या तो सारे ही गांवों में है, और सारे गांव छोड़ो, सारे शहर, सारा देश, सारी दुनिया, यो एक खेल है। बड़ी बात है अपने यो खेल समझ में आवे कि ना आवे। आवे तो कद आवे, आवेगा तो पक्की समझ में आओगी। क्यों कराओगी? जो गरीबी ने अपना रास्ता बंद कर, अपना काम बंद कर दिया कि ये भी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती नहीं कर रहे तो ये लोग लगवा भी नहीं रहे। लोग लगवा नहीं रहे तो गांव में एक बड़ा तबका बचेगा जिसने एक भी नहीं लगवाई, एक तबका बचेगा जिसने एक लगवाई, और ऐसा तबका भी होगा जिसने दो लगवाई। और किसे किसे गांव में जहां पूरे के पूरे सरकार के भगत हैं। सरकार कौन सी? बीजेपी की नहीं, जिस भी सरकार का भगत है। जैसे महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहां शिवसेना की सरकार है, तमिलनाडु में चले जाओगे वहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी वाली। इधर आ जाओगे अशोक गहलोत की कांग्रेस में, कांग्रेस की राजस्थान में, अपने यहां बीजेपी की। या आप चले जाओगे इधर अब समाजवादियों की आ जाएगी, इससे पहले बीजेपी की थी यूपी में। या फिर केरल के अंदर कम्युनिस्टों की थी। जिसकी भी थी या जिसकी भी आने वाले टाइम में होने वाली है, जो आदमी उसका भगत है वो पीछे वो जान जान के और के भी लगवान लग रहा है, और अपने सब तो पहले लगवा रहा है। पूरी फैमिली ले जाके बिठा दे, ले तेरा काम मैंने चला दिया। लोगों ने तो स्लॉट भी नहीं मिल रहे थे, हमने स्लॉट दिला दी, है नहीं? स्लॉट भी दिला दिए, काम हो गया। ईब जब तकलीफ होने लग गए, गांव में किसी का हार्ट अटैक हो जावे, हम तो नहीं पूछा करा। मेरा तो पहला सवाल होया करे, भाई अमृत प्याला कद पिया था, वह बूटी कद ली थी? तो फिर बतावेंगे अग भाई ईब बेब ली थी, किसी ने 10 दिन पहले ली थी, किसी ने महीना पहले ली थी, किसी ने 3 महीना पहले ली थी। फिर कहेंगे मगर भाई जरूर उसे का असर है यो। फिर कहेंगे अच्छा पहले में हार्ट अटैक नहीं होते थे? पहले तो हार्ट अटैक पहले भी होते थे। भाई बात तो तेरी यह भी ठीक है। इसका मतलब यह थी कि यह कहानी आज यहां तक लाई जाए इसलिए हार्ट अटैक होया कर दे। तब कितनी उम्र आपकी? 60 साल हो गए। तो जब आप 20-25 साल के होंगे, हरित क्रांति के नए नए ट्रैक्टर आने शुरू हुए, नया नया टेलीविजन आया, उस टाइम पे गांव में कितने अस्पताल थे? शहर में भी बहुत कम थे ना, गांव में तो था ही नहीं। अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं था। इसका मतलब क्या है कि बीमारी भी नहीं थी। अगर गांव में अस्पताल नहीं था आज से 25, 30, 35 साल पहले, तो मतलब बीमारी भी नहीं थी। तो डॉक्टर आए उसके बाद बीमारी आई, या बीमारी आई उसके बाद डॉक्टरियों भी सवाल है। इसके ऊपर भी खोज का विषय है भाई। इस पर खोज होनी चाहिए कि डॉक्टर पहले आए कि बीमारी पहले आई। मने ऐसा लगे कि डॉक्टर पहले आए। जैसे कोई कंप्यूटर चलावे, यहां कंप्यूटर चलाने वाले साथी भले चलाते होंगे, जो कंप्यूटर चलावेंगे वो जानते हैं कि वायरस, एंटीवायरस पहले बनता है, वायरस बाद में आता है। पहले कंपनी एंटीवायरस बनाया करे और वो दवाई मतलब कंप्यूटर में वायरस की, और वो वायरस बाद में दिया जावे। तो यहां भी ऐसा लगता है कि ये सामान पहले तैयार कर ले हैं, उसका बाजार बाद में तैयार कर रहे हैं। ये बाजारवाद है बेसिकली। इसको समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में समझना पड़े कि भाई जब आज से 35-40 साल पहले गांव में अस्पताल नहीं थे तो हम इलाज अपने आप किया करते थे। तो उस टाइम पे हार्ट अटैक का एक भी मरीज नहीं था, शुगर का एक भी मरीज नहीं था, ब्लड प्रेशर का एक भी मरीज नहीं था। अगर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन, कोई दवाई, बुखार, जुकाम, खांसी कुछ हो गया तो हमारी मां और हमारी दादी पे उसका इलाज हमारी रसोई में पाया करता। क्यों जी? रसोई में तो एक कोई चूर्ण सा ठा लाई, कोई कुछ ले आई, कोई पड़ोस में तो किसी बाड़े में तो कुछ तोड़ के ले आई, बांध दिया गोट के, पैर पे कोई चोट चाट लगी, यही तो आया करते इलाज, और हो जाया करते आप ठीक। अब ये जब से डॉक्टर आए तब से बीमारियां होने लग गई। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं,
पूरी दुनिया में कब क्या होता है, इकट्ठा होता है या अलग अलग होता है, यह समझने वाला विषय होगा। जो ये आज अपने साथ हो रहा है, ये आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कबीले जो हैं वहां पर, जो जिनको वो बाद में नक्सली बोलने लग जाते हैं जब वो अपनी जमीन बचाते हैं, तो उन कबीलों में जाके, उन आदिवासियों में जाके उनकी औरतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर तो मुकदमा भी चले हुए हैं इसके ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर। बिल गेट्स का नाम क्यों लिया? क्योंकि जो आपके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे जो आज हमारे ऊपर ट्रायल चल रहा है हमारे बच्चों पे, इस दवाई का पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। फिर पता लगे कि यार आज से अगर हम 40 साल या 30 साल पहले की कहानी अगर समझने की कोशिश करें, तो उस टाइम पे बेऔलाद मां बाप कितने को या करते? बेऔलाद मां बाप गांव में कोई एक हो गया तो हो गया। जिस आज जो है, एक बात मैं बताऊं थाने, बता दो। डॉक्टर बीमारी जावे मतलब कहने वही है ना ना ना, सुनो तो सारी बात तो थे मेरी। एक बार बीमारी खोई थी है मेरे याद आना, 66 साल की उम्र होगी मेरी, तो चेचक की बीमारी आई हमारे गांव में। वो उस पर करूंगा बात अभी। मैं ये वीडियो उठ जाएगी जो आपकी बात है ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यह बीमारी आई ना, हाँ वो मैं बताता हूं, सरकार मैं बताता हूं, ताऊ मैं बताता हूं। पोलियो लोगों को लगता है, थोड़ी देर कर लेंगे तो फिर आपसे चर्चा करेंगे, इसको बंद करके फिर कर लेंगे। कोई बात नहीं। अब इस पोलियो पे भी करेंगे और चेचक पे भी करेंगे, चेचक की दवाई पे भी करेंगे और फिर पोलियो की दवाई पे भी करेंगे, जो अभी चल रहा है इस बीमारी पे भी करेंगे, इसकी दवाई पे भी बात करेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आपने इस पे सवाल उठाया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको ये जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ना है पूरी दुनिया का, यो बताते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको सारी सरकारों के नाम ले दिए, फिर समझ में आवे। एक गांव में थे, कौन से गांव में थे, जब रहे वो सुशील के थे, अरे समझ में नहीं आया ये कौन सी पार्टी का था कई है ना, इससे पहले थे किसी गांव में। वो ने बोला, एक बुजुर्ग हमारा था, उन्होंने बोला यार ये समझ में नहीं आया ये कौन सी पार्टी में था। ओ मैं बोला उस कारण के मैंने यो कह दिया कि भाई देखो, जया दवाई इतनी बढ़िया होती तो फिर हमारे चौटाला साहब भी लेते, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लेते, अपने वर्करों को भी बोलते भाई तुमने भी लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत खराब चीज है। पता लगा कि इनके परिवार में तो किसी ने भी नहीं ली, सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया। जया चीज इतनी खराब थी कि तुमने नहीं ली, तो फिर तुमने अपने वर्करों को क्यों नहीं बोला? ना इसके ऊपर कोई भजनलाल के परिवार से बोला, ना बंसीलाल के परिवार से बोला, ना शैलजा बोली, ना सुरजा, जो मुख्यमंत्री बनने वाले आम आदमी पार्टी वाला भी हो ये काम करने लग रहा। सारी पार्टियों के लोग यही काम कर रहे, ऐसा क्या? इसकी जड़ में जाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे बीज किसकी काबू में है, खेती को कौन काबू करना चाहता है, पानी किसकी काबू में है, जंगल के ऊपर कौन कब्जा करना चाह रहा है, और जो बाकी चीजें हैं ये किसके ऊपर, अपना ही जो जितने भी संसाधन हमारी जिंदगी से जुड़े हैं उनके ऊपर कब्जा किसका है, यह पता करना जरूरी है उससे पहले। और क्या चाहते हैं? जैसे थोड़ी देर पहले सुशील की बातों से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने यह पूछा होगा कि सारी दुनिया में कोई किसी ने मारना चाहे है कि या किसी का नुकसान करना चाहे है। असली मकसद तो यह है, मैं एक लाइन में बताऊं इसको, सिर्फ एक ही लाइन में, कि आप सारे के सारे इन लोगों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर, जो इन राजनीतिक पार्टियों को डुगडुगी की तरह बजाते हैं, बड़े उद्योगपति। अपने वाले को थोड़ों का नाम पता है, लेकिन असली खेल तो वहां से चलता है जिसने नुका अगर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस को जो फंडिंग देते हैं ना, वो खिलाड़ी, फॉर्च्यून 500 बोलते हैं, यानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े 500 अमीर आदमी, वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग और संसाधन उनके नियंत्रण में भी रहें, उनकी काबू में, और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, उनके ऊपर। जैसे गांव में
आज से 35 साल पहले मेरे ख्याल से बहुत कम जरूरत पड़ती थी कि पैसे की, रुपए पैसे की। लोहार था, जमींदार जाता, उस पर अपने गंडासे चंडवा लाता, अपना फाड़ी जो जुणसी थी वह करवा लाता, और जो काम थे लोहे के अपने जाके लोहार पे करवाता। लोहार ने अपने डंगरा खातर न्यार चाहिए था तो उसने बांध रखे थे। एक जमींदार का नंबर में माने 3 महीना में 2 महीना में नहीं आया करता है ना। आज एक गठड़ी आड़त ले आया, अगले दिन किसी और था, आज किसी और था। यो एक काम नाई करा करता, यो एक काम हमारा मोची करा करता, यो एक काम और जो भी और दूसरे धंधा करने वाले लोग थे वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ। गांव में भी कोई बेचन आ गया कुल्फी गाल्फी तो दाने के बदले ही दे दिया करते, दाना ही चल जाया करता अपना। तो पैसे का इतना बड़ा रोल नहीं था। पैसे का रोल नहीं था तो फिर सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं थी। जब किसी के ऊपर आपका मतलब डिपेंड ही नहीं हो, कोई निर्भर ही नहीं करता, तो फिर वो आपके ऊपर चौधर क्यों करेगा? भाई छोटा बालक हमारी इसलिए सुनता है ना कि उसने रहने भी देवा, खाने भी देवा, पैसे जरूरत हो तब भी देवा, जब भी तो मानना है। जिस दिन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है उस दिन फिर वो आंख दिखाने लग जावे, जिस दिन वो अपने आप लग जावे करने। अब ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि दुनिया के सारे संसाधन हमारे हो जाएं, सारे संसाधन हमारे। एक बड़े किसी दार्शनिक ने कहा, एक दार्शनिक कहता है कि तेल काबू कर लो तो देश काबू हो जाएगा। जिसके काबू में तेल उसके काबू में देश। तो उस परिवार ने तेल काबू कर लिया। उस परिवार का नाम है रॉकफेलर फैमिली, रॉकफेलर परिवार, रॉकफेलर, याद रह रॉकफेलर। रॉकफेलर ने तेल काबू कर लिया। कई जगह पे जहां पे तेल के नहीं थे, तेल के ऊपर निर्भर नहीं थे, वह फिर बच गए। अगर ना भाई यहां तो तेल की खपत कम हुआ है, भारत में कम होया करती उन दिनों में जिस टाइम इराक ईरान के युद्ध चला करते। महाराज तो ट्रैक्टर नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी। उन्होंने सोचा भाई भारत पे कब्जा करना है तो भारत में ट्रैक्टर भी भेजने पड़ेंगे, गाड़ी भी, तेल पे। इनकी जिंदगी के सारे काम तेल गेल जुड़ेंगे, जब तो फिर ये तेल काबू होने तो हमारे काबू आओगे। अच्छा जी, फिर देखा पैसे से काबू कर लो। पैसे को काबू करने वाला परिवार है पूरी दुनिया में, उसको बोलते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली। रवि कोहाड़ की एक किताब है बैंकों का माया जाल, उसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आदमी को काबू करना है तो उसको कर्जदार बनाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिया जाए तो वो काबू रहेगा। तेल हो गया, यो हो गया। आगे शरीर पे कब्जा करना। अब शरीर पे कब्जा करना सबसे मुश्किल, क्योंकि शरीर को तो अपनी मर्जी है भाई। मेरे शरीर का कौन हाथ लाओगा कौन नहीं लाओगा तो मेरी मर्जी, मैं तो अपना शरीर नहीं दूं। तो बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि इनको नौकर बनाना स्टार्ट करो। नौकर का मतलब क्या है कि आपका शरीर अब आपका नहीं है, आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, आप अपने शरीर से अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते, आपको वो काम करना पड़ेगा जो मालिक करेगा। फिर ये नौकरी घुसाई। नौकरी को सबसे नीच काम बोलते थे हमारे बुजुर्ग, खेती को सबसे उत्तम बोलते थे। धरती मां के उसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि जो धरती की इज्जत करेगा वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। और जो आदमी नौकरी पर रहेगा उसका मतलब उन्होंने अपना शरीर बेच दिया उसको पैसे की खातिर। इसका यह मतलब निकालते थे वो लोग, इसीलिए इसको सबसे नीच काम बोला जाता था नौकरी को। लेकिन धीरे धीरे नौकर की इज्जत बढ़ाई, पैसे की इज्जत बढ़ाई, बड़ी गाड़ी की इज्जत बढ़ाई, फिर बड़ी कोठी की इज्जत बढ़ाई, और समाज में ये मतलब ऐसा प्रचलन चला कि पहले सिर्फ जबान की सबसे कीमती चीज होया करती जबान। आदमी जबान देने से पहले 100 बार सोचा करता। लेकिन उसके बाद हमारी पंचायतों में चले गए वो दारू का ठेकेदार, वो धंधा करने वाले, वो नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, वो लोग चले गए हमारी पंचायतों में। और फिर हम लग गए इज्जत करन, उसने इतनी कोठी वहां बना ली, उसने इतना रुपया वहां कमा लिया। ये बात करनी ही बंद कर दी कि आदमी कितना बढ़िया है, जबान कितनी अच्छी है, कुदरत नेचर कितनी अच्छी है, समाज के लिए कितना करता, वो जिक्र ही बंद हो गया। तो समाज सारा का सारा पैसे के पीछे भाग लिया, कोठियों के पीछे भाग लिया, रुतबे, झूठा रुतबा, झूठे दिखावे की तरफ भाग लिया। ये बकायदा प्लानिंग के तहत करा। जब आज से 40 साल पहले खेतों के अंदर पेस्टिसाइड नहीं पड़ते थे, जब हमारे को बीज हमारे अपने होते थे, हमारा याद है आपा झाड़ना लगा के बीज न्यारे निकाला, भाई ये बोंगे, अगले साल का बीज का न्यारा अनाज रख दिया करते।
आज तो किसी का अनाज जो है वो बीज के लिए रखा नहीं जाता, रख दोगे तो वो अगले साल जो है वो फसल नहीं होती उससे। कारण क्या है? आपको, हमको 70 के दशक में हम लोगों को हाइब्रिड बीज के नाम पे बीमार बीज देने शुरू करे। जैसे अब आप गां का दूध निकालने से पहले टिक्का लगा देते हैं, घिया के रात ने टिक्का लगा दो, तड़के तक घिया पकी पावे, बड़ी पावे, लंबी हुई पावे, है ना। सब्जियों में इसका मतलब यह होगा कि वह सीधी सीधी उस घिया के एक एक सेल में, एक एक अंग में चली गई ना। तो जो हाइब्रिड बीज दिए, जो आपके शरीर में पचाना है उन्हें, जो आपके शरीर के अंदर डालना है, वो बीज में डाल दो। जब वो फसल आप खाओगे, आप ऑटोमेटिक वो ही हो जाओगे जो आपके शरीर में भेजना चाह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अपने को बीमारियां आनी स्टार्ट होती हैं। अब जो इस बात पे वहीं चलते हैं पीछे कि भाई हार्ट अटैक तो नॉर्मल था, पहले भी तो होया करते थे। पहले क्या होता था, किसी के 65 साल की उम्र में हो गया, 70 साल की उम्र में, तो हम ये कहते थे भाई बुजुर्ग हो रहा था, हो ही जाता है। फिर होने लगा 50 का, फिर होने लगा 45 का, ईब तो 20 आड़े का हो जाओ, चाहे 15 आड़े का। क्या इसको नॉर्मल माना जाए? नॉर्मल तो नहीं हो सकता। जैसे बीमारी पहले बूढ़े में आएगी, फिर जवान में आएगी, फिर बच्चों में आएगी, पहले बड़े शहर में आएगी एयरपोर्ट पे, फिर बस स्टैंड पे आओगी, रेलवे स्टेशन पे, फिर शहर में आएगी, फिर गांव में आओगी। ऐसे ही तो आई थी टेलीविजन में, ऐसे ही हार्ट अटैक आए, ऐसे ही दूसरी बीमारियां आएंगी। आज के टाइम की सिचुएशन ये है, जिसकी मां ने प्रेगनेंसी में पेट में अगर यह बूटी ले ली थी तो बच्चे 3-3 दिन के ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक होगा मरने लग रहे हैं, 3-3 दिन के। हमारे को ये नॉर्मल लग रहा है। बच्चे के 2-2 साल के बच्चे के शुगर, 3-3 साल के बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी इतनी नॉर्मल हो गई। अब मैं तो इस चीज को नॉर्मल नहीं मानता। मैं तो इसको यह मानता हूं कि यह बकायदा आपकी जड़ों में डाली गई चीनी है, और उसकी वजह से आप लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं, भाईचारा भी खराब हो रहा है, समाज भी खराब हो रहा है। और अगली पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए इन लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट पहले से ले आके धर रखा है। पिछले 2 साल में जिसके बच्चों ने लगातार मोबाइल पे काम किया है, उनके या तो चश्मे चढ़ लिए हैं, या वो बच्चे घर के कामों से बिल्कुल टूट चुके हैं, या वो गुस्सा करने लग गए हैं, या वो जिद्दी हो गए हैं, या वो लड़ाई ज्यादा करने लग गए हैं। उनमें अच्छी आदत एक भी नहीं बनी है, एक भी अच्छी आदत नहीं बनी है। ऑनलाइन पढ़ाई का यो खेल। अब जब यह बात गांव के एक एक आदमी ने पता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, तो क्या सरकारों को नहीं पता है? जो चीजें गांव में नशा कौन बेच रहा है, गांव में गलत काम कौन करता है, गांव में और गलत क्या क्या बिजनेस होते हैं, इन बातों का जब हमको पता है तो क्या सरकार को नहीं पता? बिना सरकार की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो आप देखो ना, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगाया था, हम लोगों को घर से बाहर निकलने के चोर बना दिए थे उनने। इतनी तगड़ा निगरानी सिस्टम था उनके पास। आज तो लोग खड़े हो गए अपने आप अपने हकों की लड़ाई के लिए। पता लग गया लोगों को कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ा था। अब इसकी थोड़ी सी और जांच पड़ताल करो। जो तेल के कुओं पर कब्जा था वो था रॉकफेलर फैमिली का। तेल की सफाई के बाद जो केमिकल बचता है, उस केमिकल से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनते हैं खेत में डालने वाले। आपको पता है कि इस माफिया का मालिक भी वही रॉकफेलर है। और फिर उससे जो हमारे को बीमारियां होती हैं वो फसल खाने से, खेत में डालने के बाद पेस्टिसाइड, उस बीमारी के इलाज के नाम पे जो आप केमिकल खाते हैं, उसका मालिक भी रॉकफेलर। यानी कि चारों तरफ से पैसा रॉकफेलर को। फिर गहराई में जाए तो खेती के ऊपर जब जिक्र चलने लगा तो बिल गेट्स ने एक बार कहा था 2016 में नीति आयोग की मीटिंग के अंदर कि हम लोग 2022 तक भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये लाइन 2016 में बोली बिल गेट्स ने। यही लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बोली।
और इस लाइन का जिक्र जब किया था तो उस वक्त बिल गेट्स ने यह कहा था कि हम लोग बिना किसान की खेती डेवलप करने की, बिना किसान की खेती करने की तकनीक डेवलप कर चुके हैं, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स। यानी कि किसान की जरूरत नहीं है, अब किसान की जरूरत नहीं खेती करने के लिए। उस टेक्निक का नाम है सीड एंड स्प्रे। उस टेक्निक को बनाने वाली कंपनी का नाम है जॉन डीरे। सबने सुना होगा उसका नाम, जॉन डीरे ट्रैक्टर का नाम है। और पता लगे कि जॉन डीरे ट्रैक्टर कंपनी का अब सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जो उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, सबसे बड़ा मालिक वही बिल गेट्स। नॉर्वे के अंदर 3.5 लाख बीज, ओरिजिनल बीज, जो हमारे वाले बीज जो कभी 40 साल पहले बोते थे, वो बीज नॉर्वे में स्वालबार्ड सीड वॉल्ट करके एक जगह का नाम है, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, उसके अंदर रखे हुए हैं। और स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही बिल गेट्स। यानी बीज सारा उसके काबू में। जो आज आपके बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल, पता होगा ये बात आपको, ये दवाई जो आपके बच्चों को लगाई जा रही है, ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ये पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, केवल इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव की गई दवाई है। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल, जो अनुमति मिली है ट्रायल की मिली हुई है। जो ट्रायल चल रहा है केमिकल का, इस केमिकल का मालिक भी वही बिल गेट्स है। अब नतीजा देखो पिछले 30-40 सालों के षड्यंत्र का, कि खेती के बीज वो भी बाजार से आने लग गए, डंगरों के बीज वो भी बाजार से आने लग गए। लगभग खेती का 100 का 100 बीज बाजार से आता है, डंगरों का मेरे ख्याल 80 आता होगा, 80 और 20, और मानस का भी 30 और 70 हो लिया, 20-30% मानस का बीज भी बाजार से आने लग गया। अब तो जहां बाजार में पहले जो आईवीएफ सेंटर थे पूरे शहर में, अगर एक होता था तो उस शहर में अब 10-10, 15-15 आईवीएफ सेंटर बन रहे हैं। और ये बढ़ने पे है। कैंसर का अस्पताल नहीं था तो वहां 2 मंजिल था तो नहीं था तो बन रहा है। अगर पहले 2 मंजिल थी तो 5 मंजिल बनने लग रही है। दिल का अगर पहले हार्ट का 1 डॉक्टर था तो अब 5-5 डॉक्टर आ लिए। पहले 1 पे जितनी भीड़ होती थी 5 पे भी उससे ज्यादा भीड़ है। इसका मतलब बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, अस्पताल भी बढ़ रहे हैं और साथ में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। या तो अस्पताल बढ़ने से बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो अस्पताल बढ़ने से बीमारियां बढ़ रही हैं। और अगर जो ये बीमारी इस टाइम पे चली हुई है, अगर इससे कितने लोग मरे असलियत में, और इसका इलाज करते टाइम गलत दवाइयों से कितने मरे, और ये जो बूटी आपको पिलाई जा रही है, पहली खुराक और दूसरी खुराक, इनसे क्या क्या साइड इफेक्ट आए, अगर ये सारे साइड इफेक्ट कागज में दर्ज होके सरकारी आंकड़ों में लिखा जाए तो मानव इतिहास का सबसे बड़ी नरबली मानी जाएगी ये दौर। और जब भी कोई महामारी आई है उसी टाइम पे यही हुआ है। महामारियां भी लाई गई, उसके बाद उनके इलाज के नाम पे उन पर ट्रायल किए गए, और फिर यही हुआ जो आज हो रहा है। और ये आज का नहीं चल रहा, ये 300 साल हो गए जब से ये पद्धति आई थी इलाज की, तब से यही चल रहा है। जब तक हमारे पास आयुर्वेद था, हमारे पास नेचुरोपैथी थी, हमारे पास एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर या फिर होम्योपैथी, जब तक ये थी तब तक हमारे से कोसों दूर थी बीमारियां। लेकिन उन वैद्य को, उस आयुर्वेद पे काम करने वाले लोगों को बदनाम किया गया टेलीविजन के माध्यम से, और इनको भगवान बनाया गया। साथ के साथ आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए उनकी पढ़ाई को ऐसा बनाया गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। अब आज के टाइम पे आपका बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ता है और मेरा बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ता है, और ये कहते हैं कि जो उस कॉलेज में दाखिला हो जाएगा तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। और एक सीट है, अगर हमारे दोनों का एक बालक हो और एक सीट हो तो हम दोनों में तो कौन सा कह सके कि तू ले ले भाई अपने का दाखिला। मैं अपने ने कहूंगा बेटा उसके आले तक आगे लिखना, यो अपने ने रात ने समझाओगा पेपर बढ़िया करके, ये उस तो फालतू जाना है।
अर्जा कोई ऐसा निकम्मा सा हो मेरे जैसा, वो तो के पता बैठ के न्यू कह देगा हे भगवान क्यों नहीं इसके छोरे के टांग टूंग टूट जाए, पेपर ही नहीं दे पावे, बुखार बखूर हो जाए है, जब भी तो मेरा बालक जाएगा आगे। ये कल्चर बनाया आपने शिक्षा के नाम पे। या शिक्षा होगी, यो स्वास्थ्य हो गया, वह खेती होगी, यो समाज हो गया। अब इन चीजों को, सारी चीजों को जोड़ दिया एक चीज के साथ, आपका आधार कार्ड। आने वाले टाइम में तो आपको जो नए पानी के कनेक्शन मिलेंगे, अभी तक नए कनेक्शनों का जिक्र तो नहीं आया, नए कनेक्शन आएंगे, नए बिजली के तो आली होंगे, बिजली के मीटर तो आली होंगे बाहर, वो नए मीटर बिजली के, नए मीटर वाले कनेक्शन आएंगे, पानी के मीटर वाला कनेक्शन आएगा गैस का, घरों में गैस पाइपलाइन से। कुछ शहरों में आ चुकी है, कुछ कॉलोनीज में, और कुछ शहरों में आएगी और गांव तक आएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिल्कुल पूरा जोर लगा के ये कहते हैं रोज की रोज कि हम गांव को शहरों की तर्ज पे डेवलप करेंगे। भाई गांव की खूबसूरती गांव में ही बने रहने में है। गांव को अगर शहर बना दिया तो समझो बर्बाद कर दिया। शहर का मतलब बर्बादी है। शहर में एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता नहीं, पहचानता नहीं। मैं एक मकान में 6 साल रह गया, मैंने सिर्फ इतना पता आज भी, या बात मैं आज से 15 साल पहले की बताऊं, मेरे इधर तो दैया साहब रहा करते, इधर शर्मा जी रहा करते। मैंने आज तक ना दैया साहब का पूरा नाम पता, ना शर्मा जी का पूरा नाम पता। और गांव में नंबर तो पछाना उड़ा है, बोला कौन से शर्मा जी, बोला 1071 वाले, 488 वाले, 487 वाले, न्यू बात कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि गांव को शहर की तर्ज पे डेवलप करेंगे, ऐसा कहते हैं। तो आपकी गैस अभी तक क्या हो रहा है, अभी सिर्फ आपके खाते जोड़े जा रहे हैं आधार कार्ड के साथ। देखो आपका गैस की कॉपी आधार कार्ड के साथ जुड़ गई, आपकी अभी तक और जितनी भी चीजें हैं मेरे ख्याल से, राशन कार्ड, डोमिसाइल, सब कुछ आधार कार्ड, मोबाइल का कनेक्शन तक आपका आधार के साथ जुड़ गया। अब आपकी सर्विस भी जुड़ेंगी, यानी कि पानी का कनेक्शन नया आएगा। अभी तो ये जो चल रहा है ये नहीं, बिल्कुल घर घर तक वो ये कहेंगे साफ शुद्ध पानी देंगे आपके घरों तक। पहले देंगे फ्री, बाद में थोड़ा थोड़ा टैक्स शुरू करेंगे। फिर करेंगे आपका पानी जो जोड़ है, जैसे जोड़ के ऊपर प्राइवेट कंपनी आएगी साफ करने के लिए, वो कहेगी जी आप तो साफ करते नहीं, पहले हम तो करा करता पूरा गांव इकट्ठा ला के, तो हारसा होया करता जब पूरा गांव तैयार करा करता ना जोड़ना है, सारा गांव इकट्ठा मिलकर उड़े, खाना पीना सब कुछ ऐसे मौज मस्ती चला करती। आजकल वो चीज होती नहीं, क्यों? आजकल जो है कुछ सरपंची के चुनाव में, कुछ फिर एमएलए के चुनाव में, रही सही कसर पार्लियामेंट वाला में निकट जाए, तो यूं ही चलता रहे। तो अपना जो एक दूसरे से अलग होने का प्रोसेस था, उसमें क्या हुआ कि जो जोड़ थे वो जोड़ अब साफ करने के लिए प्राइवेट कंपनी आएगी। वो कंपनी कहेगी जी हम इतना खर्चा क्यों करा, तो उस कंपनी को वहां पे टूरिज्म डेवलप करने का, उसके अंदर मछली पालन करने का वो दे दिया जाएगा। जब वहां मछली पालन होने लग जाएगी तो थोड़े दिन में कंपनी सरकार को बोलेगी अगर जी यहां तो ये गांव वाले जो अपने डांगर ले आए हैं पानी पियाने के लिए, अच्छा चलो फिर टैक्स लेना शुरू कर दो, एक डांगर हो उस पर इतने रुपए लेने शुरू कर दो, 2 डांगर हो तो उतने लेने शुरू कर दो। ये आने वाले टाइम की सच्चाई है। जो आज आपके साथ हो रहा है ये मैं 2 साल पहले बोल चुका था, आज जो मैं बोल रहा हूं ये मैं वो बता रहा हूं कि जब आपको समझ में आ जाए। आज तो आपको ये लग रहा है कि ये छोरा पता नहीं क्यों बोल रहा है, ये बातें मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको उस दिन समझ में आए कि ये बात उस दिन कह गया था देवेंद्र। एक बार अगली बात रह जाएगी, फिर अगली सुन लो। तो आपकी सारी सर्विस जुड़ गई आपके आधार कार्ड के साथ। अब ये जुड़ेंगी आपके इस टीके वाले सर्टिफिकेट के साथ। टीके वाला सर्टिफिकेट, आप में से कोई मोबाइल पे गेम खेलता है? भाई आप में से कोई खेलता हो? खेला? खेल लिया? यो भी खेला है? बच्चे तुम भी खेलते हो? खेलते हो ना? सारे खेलते हैं, हमारे को पता है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने बुजुर्गों को, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को नहीं पता ये वाली बात जो मैं बताऊंगा अभी, कि बच्चे जो भी गेम खेलते हैं
वो उन गेम के अंदर 2-3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज बंदूक होती है, उसके अंदर होती है ना भाई, बंदूक, तोप, तलवार, हथियार होते हैं। इसका मतलब आपके बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल है तो यह समझ लो उसके हाथ में बंदूक है, ये समझ लो, क्योंकि उसके अंदर बकायदा सामने वाले को गोली लगती हुई दिखती है, उसका लहू निकलता दिखता है और वो मरता दिखता है और वो 5-10 आदमियों को मार के खुश होता है। ये कल्चर समझने वाली बात है आपके बच्चे के लिए कि वो उसकी साइकोलॉजी को कैसा बनाने लग रहे हैं। जहां एक आदमी पड़ोस के अंदर दुख हो रहा था, किसी का कुछ हो जाए, तो जहां हमारा टेलीविजन 1 हफ्ते तक बंद रहता था, गांव में अगर दूसरे मोहल्ले में परले साइड में भी किसी की मौत हो जाए तो टेलीविजन 1 हफ्ते मौत और टेलीविजन बंद, ये याद रखने के लिए कि नहीं भाई किसी का परिवार दुख में है, हम टेलीविजन कैसे देख सकते हैं। और ईब हमारा बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लेके लोग मारता है। दूसरा नंबर, दूसरे टाइप के खेल कौन से होते हैं कि तुम लोग ये काम करोगे तो तुमको पावर मिलेगी, ये टास्क पूरा करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे ही होता है भाई, टास्क मिलते हैं, टास्क मिलता है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, टास्क मिलता है और आगे बढ़ने की मौका मिलता है। यही हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा। पहली डोज लगवाओगे तो राशन मिलेगा, पहली डोज लगवाओगे तो बस में जाने देंगे, ये दूसरी डोज आ जाएगी तो सेक्रेटेरिएट में जा सकते हो, सचिवालय में। यही था ना, यही काम मोबाइल पे चल रहा है इन बच्चों की साइकोलॉजी को ट्रैप करने के लिए, और यही काम बड़ों के साथ चल रहा है। ये बोलने लायक बिल्कुल नहीं बचेंगे, बड़े तो फिर भी बोल ही गए थे। किसान आंदोलन में बता दिया था कि राजा हम है भाई, मालिक हम है देश के, तुम नौकर हो। लेकिन ये बात अगली पीढ़ी नहीं बता पाएगी आपकी, क्योंकि मेरे वाली उम्र के जो बालक नौजवान है ना, वो भी सारा दिन मोबाइल में घुसे हुए हैं। मोबाइल उठाते ही या तो नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है या उसके ऊपर अश्लील वीडियो चल रही है। आदमी सोचता है थोड़ी सी और देख ले, थोड़ी सी और देख ले, चलता रहता है वो ऐसे ही पूरा दिन। ये लत पड़ी हुई है। आप सोचो, पढ़ाई से कोसों दूर, लॉजिक के ऊपर बात करना बंद कर दिया। उस बच्चे को जिस बीमारी के कारण घर में कैद किया हुआ था, स्कूल में नहीं भेज रहे थे, वही बच्चा, अरे उससे पूछो रे बावड़ी बूच, इन बालका ने स्कूल में नहीं जाने दोगे, ये बालक घर में तो आपस में बात कर ही ले, उन्हीं के साथ तो ये गांव में है, स्कूल में भी उन्हीं के साथ बैठना उठना, गांव में भी उन्हीं के साथ, तो तुम भेज क्यों नहीं रहे? ये किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी अक्ल मारी गई थी गे, हां सच्ची में मारी गई थी। और टेलीविजन पे जो गिंडू आया करता, जो खबर दिखाया करते, वो अक्ल मारने के लिए ही थी। आज आपके देश के नौजवानों के और आम आदमी के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं आज। पता है आप लोगों को? जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, उसका 10 लाख करोड़ आम आदमी का डूब गया। और ये बहुत टाइम पहले बता रहे थे कि ये पूरा खेल खेलेंगे, आपके घरों से आपका पैसा, आपकी धातु में सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, सारा खींचेंगे। याद करो, आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले आपके घरों से लोहा मंगवाया था उस आदमी ने, ट्रालियां भेज भेज के। किसी का खुरपा पड़ा हो, किसी का कुछ पड़ा हो, किसी का कुछ। आपने सोचा वो न्यू मंगा रहा है, मूर्ति बनावेगा। मूर्ति का ठेका तो पैसों से ले, लोहा ले आना था आपका, धातु जिसके सहारे किसान जिंदा रहता है। सबसे कीमती धातु होती हैं, सबसे कीमती चीजें होती हैं, अनाज और धातुएं, वो सारी की सारी आपके घरों से खींची जा रही हैं। जो आपकी कीमत, जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी, आपका पैसा, वो घर से खींचा जा रहा है। या तो आपका पैसा टैक्स के रूप में जाने लग रहा है सरकार के पास, या कर्जे की किस्त के रूप में जाने लग रहा है। आपकी आमदनी नहीं हो रही है। पिछले 7 सालों से पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि आप रोज की रोज आपका जो पैसा है वो कम होता जाना चाहिए। बढ़ेगा बहुत कम लोगों का। किनका बढ़ेगा? जो वो चाहते हैं वहां, जहां की प्रॉपर्टी उनको बेचनी है वहां, जहां का बिटकॉइन बेचना है तो वो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाना है तो वो चीजें बढ़ेंगी, ताकि बाकी का काम भी वहीं लगाओ। वहां लगाने के बाद फिर उसको लूट जाएंगे एकदम से। आपका पास पैसा बचा नहीं, जमीन आपकी किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन पे है, घरों में अब जो है लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री भी हो गई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन पे भी लोन ले लो। आमदनी के साधन बिल्कुल खत्म करे जा रहे हैं। तो कल को तो आप अपने आप नहीं कहोगे बाबा कुछ दे दे, इसने एक्वायर कर ले अपने आप। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, अगर आप लोग नहीं बोले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी आपकी है।
जिसने आज प्लाट लिया वो तो साबित कर देगा रजिस्ट्री दिखा के। जिसकी दादालाई जमीन है ना, जिसके पुरखों की जमीन है, वो साबित नहीं कर पाएगा, वो जमीन आपकी नहीं होगी, ये मान लेना। जिस तरह से CAA और NRC लाया गया था ना, वो इसलिए था कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। वो किसी जात धर्म का रोड़ा नहीं था, वो थी आपकी नागरिकता। कि जिन नागरिकों के वोट लेके वो आदमी प्रधानमंत्री बना है, वो आपको कह रहा है कि साबित करो अब तुम इस देश के नागरिक हो। कल को यह साबित करना पड़ेगा कि यह आपकी जमीन है, कल को यह भी साबित करना पड़ेगा कि यह शरीर आपका है। बताऊं क्यों? क्योंकि पेटेंट कानून है, आपका शरीर, आप इंसान हो तब तक आपके ऊपर नागरिक अधिकार हैं, तब तक आपके ऊपर मानवाधिकार हैं। अगर आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाले पार्टिकल चले जाते हैं, जो कि आपने खुद लिए हैं, सरकार कह रही है वॉलंटरी है, सरकार कह रही है ना वॉलंटरी, आपकी मर्जी है लो ना लो, आपने अपनी मर्जी से, अगर आपके शरीर में नैनो पार्टिकल गए हैं और उनका पेटेंट अगर बिल गेट्स के नाम पे है, तो आपका शरीर आधा इंसान आधा मशीन हो चुका है। तो उसके ऊपर जब चाहे वो कब्जा कर सकता है, वो कह सकता है इसके ऊपर मानवाधिकार लागू नहीं होते। नागरिकों के अधिकार मांगोगे तो कह दोगे साबित करो नागरिक हो, और संविधान की धज्जियां उड़ने वाली हैं अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर अंदर बिल गेट्स ने हर देश के मुखिया को चिट्ठी लिख दी है नई ट्रीटी साइन करने के लिए, क्योंकि जो इस खेल में नहीं फंसा था, जो आज वाले खेल में नहीं फंसा था, जो ये 2 डोज लगने वाला था, ये 8 लगनी थी। और मैं ये बात कितने सालों से, 2 साल से तो लगातार बोल रहा हूं कि 8 पे भी नहीं रुकने वाले हैं। अगर आपने इनको जबरदस्ती रोक दिया तो एक नई महामारी लाई जाएगी, और वो आएगी। और उसी नई महामारी के लिए नई ट्रीटी आ रही है कि 2 महीने में साइन करके दो फटाफट। और अगर इस देश ने साइन कर दिया तो आपका एक भी नागरिक अधिकार नहीं बचेगा। अब की बार इससे भी ज्यादा ताकत मिलने वाली है सरकार को, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें वैसे ही ताकत ज्यादा मिल जाती है। और ये 2030 तक का एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया है। पहले इसका नाम था एजेंडा 21, अब इसका नाम है एजेंडा 2030। इसके तहत बकायदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह घोषित कर चुका है कि बाय 2030 वी विल मेक अ वर्ल्ड जिसके अंदर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आप, इसका मतलब यह है कि आपका किसी भी चीज के ऊपर कोई हक नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहोगे। जिसको साइड इफेक्ट आने वाले हैं उसको नई बीमारी का नाम ले दिया जाएगा। अभी आने लगेंगी 2-3 चीजें। कोई कह देगा एलियन अटैक करने वाले हैं, कोई कह देगा भारत के ऊपर भी युद्ध का खतरा है, कभी कह देंगे कि नई बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि सूरज की किरणें बड़ी खराब हो रही हैं, कोई कह देंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन बहुत हो रहा है, धरती बचाने के लिए हमारे को नए स्टेप लेने पड़ेंगे। अभी तो लॉकडाउन बीमारी के नाम पे लगा था, आने वाले टाइम में लॉकडाउन क्लाइमेट के नाम पे लगने वाला है, मौसम के नाम पे। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग हो चुकी है, अगर धुंध बड़ी ज्यादा हो गया बच्चों को स्कूल में रहने दो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण ज्यादा हो गया, बच्चों को घरों स्कूल में नहीं जाना। अरे बालक स्कूल में हो या घर में हो, सांस तो दिल्ली की लेने लग रहा, या नहीं समझ में आती है जी। ये जो कैंप ट्रायल डाले जा रहे हैं, देखो ये बादल है, ये ओरिजिनल बादल है, ऐसे ही बादल बचपन में देखे थे, लेकिन कई बार फटे फटे से बादल आते हैं, वो कैंप ट्रायल है, वो केमिकल्स हैं, जानबूझ के मौसम के साथ छेड़खानी है। आने वाले टाइम में अगर ज्यादा गर्मी पड़े, जरूरत से ज्यादा बरसात पड़े, बेमौसमी ठंड या बेमौसमी गर्मी पड़े, तो ये समझ लेना हार्प टेक्नोलॉजी अपना काम करने लग रही है। HAARP बेंगलोर के अंदर सेंटर है उसका, भारत में। मौसम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना। शरीर के ऊपर इतनी एक्टिविटी हो चुकी है कि अभी तो आपको सिर्फ 2 डोज का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आने वाले टाइम में आपके हाथ में चिप की जबरदस्ती भी की जाएगी। उस पहले हाथ में लगेगी, बाद में यहां खोपड़ी में लगेगी। और ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि सरकारें आपको दिखाएंगी ये कि आपका इतना फायदा है, दिखाएंगी ये। जैसे ये बीमारी के नाम पे आपके अंदर दहशत फैलाई गई
और जैसे इसके इलाज का ढिंडोरा, क्या अखबारों की अगर खबर पढ़ लो, आज आपको आज से 100 साल पहले की खबर ढूंढनी होगी, कहां ढूंढोगे आप? अखबार में टोगे भाई उस टाइम के कागज क्या कहते हैं, उस टाइम की किताब क्या कहती है, यही तो कहोगे। तो जो आज अपने साथ फ्रॉड हो रहा है, ये वीडियो तो उठ जाएगी इंटरनेट से। कागजों में, अखबारों में तो ये लिखा हुआ ना कि मोदी जी ने देश बचा लिया। कागजों में तो ये लिखा हुआ ना कि इतने इतने संक्रमण होना था। असली कहानी तो गांव वालों को मालूम है। तो जो 100 साल पहले महामारियां आई थी, उनकी असलियत क्या थी, वो तो उस टाइम के दौर का आदमी बता सकता है ना। वो कहानियां तो हमने कहनी बंद ही कर दी। और गांव वालों तक आधी जानकारी आती, आधी नहीं आती, आती क्या आती नहीं गांव वालों तक। तो आपके पास तो सूचना का तंत्र क्या है, एक टेलीविजन है, एक अखबार है। अखबार के अंदर भी आधी क्या, अखबार के अंदर 10वां हिस्सा भी नहीं छपता सच्चाई का, और टेलीविजन में तो सारा कबाड़ ही चलता है। यानी कि आपको जितना पता है उतना ही पहले वाली बीमारियों के बारे में पता था हमारे पूर्वजों को। चेचक के बारे में, पोलियो के बारे में। पोलियो की बीमारी से कितने लोगों की मौत हुई, कितने बच्चों की, और उसकी जब वैक्सीन बनाई गई उससे कितने बच्चों की मौत हुई। अगर इसकी जांच करें तो आपको पता चलेगा कि वो बिल गेट्स जिसने इसका पूरा खेल खेला था, उस आदमी के ऊपर कितने हत्या के मुकदमे हैं। हजारों लोगों के ऊपर गलत तरीके से ट्रायल करने के मुकदमे चल रहे हैं उन लोगों के ऊपर। क्रिमिनल कंपनियों की तरह बिहेव करती हैं ये, चाहे फाइजर हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे ये मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन हो। और बाकायदा बिल गेट्स के ऊपर तो इन पर्सन है जो इस पूरे खेल को संभालता है, जिसने पोलियो का पूरा खेल खेला था। सच्चाई होता क्या है, जैसे नाम बदल दिया जाता है। इलाहाबाद का नाम बदल के अगर आप प्रयागराज कर दोगे तो इलाहाबाद खत्म हो जाएगा क्या? अगर पोलियो का नाम बदल के अगर ढोलियो रख दोगे तो पोलियो खत्म हो जाएगी क्या? आज भी होती है पोलियो, आज उसका की और नाम है, आज किसी और नाम से आती है। वो जो आपको बीमारियां होंगी वो उसका नाम बदल दिया जाएगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वो बीमारी खत्म हो गई, वो तो रहेगी। पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपको यह समझना है कि जो आज चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, फिर तो हमारे को इससे आगे बात करने की कतई जरूरत नहीं। फिर तो ठीक है भाई, आप अपना गांव में राजी, आप अपने गांव में राजी। और जब न्यू दिखता हो कि चीजें खराब हो रही हैं, अगली पीढ़ियां बर्बादी के रास्ते पर हैं, अगर यह दिखता हो कि सरकारें सत्यानाश करने पे तुली हुई हैं, तो भैया जी बैठ के चर्चा करे बिना नहीं सुधार सकते। चर्चा करने से नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। हमारी गलती क्या होती है? हमारी गलती है कि हम कहानियों में इतना भरोसा रखते हैं। ठीक है, कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया होती हैं, हमारी लिंग्विस्टिक स्किल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कहानियों पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए कि जब भी समाज में कुछ गलती हो रही हो तो आप किसी अवतार का इंतजार करते रहो। किसी को जरूरत नहीं है आपके गांव में आके धक्का करने की कि अपने बालका ने बचा लो, हमने भी जरूरत को नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर से बोझ उतारना था हमने। तो भाई कल न कसूरवार होता, मैं गोली गांव में गया हुआ था, मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर गांव है। मैं गोली में गया हुआ, सारी बात समझाई, उस बूढ़े ने, बुजुर्ग ने बताई, भाई हमारे गांव में मरी गली में 3 आदमियों का हार्ट अटैक हो लिया, लगवाते ही अगले दिन। मैं बोला ठीक है ताऊ भाई क्या कर सके अभी? ने बोला ना तेरी गलती है। मैं तो बोला मेरी गलती कहां से है ताऊ? मन ने क्या करा भाई इसमें? बोला तू लेट आया। अरे लेट नहीं आया, मैं तो जब तुम नुकिया अखबारों में छाप्या कर देना कि न्यू होगा, मैं तो जब बताऊं तक सुई आवेगी, थारे बच्चों को जबरदस्ती काबू किया जाएगा, थारा UHID बनेगा, थारा यो होगा, उस टाइम तो हमें पागल गया करते कि यू मरवा होगा भाई, यू मोदी तो ना पागल है। अरे मोदी का तो कुछ भी नहीं, डुगडुगिया है मोदी तो। राहुल गांधी को भी वही चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वही चलाते हैं जो मोदी को चलाते हैं। हमको तो वहम है कि सरकारों को हम बनाते हैं। उधर से बैठ के डिक्लेयर होता है कि टेलीविजन में जो चलेगा आपको लगने लगेगा। एलनाबाद का चुनाव हुआ आपके यहां, एलनाबाद के चुनाव में चुनाव आचार संहिता लगी थी, और चुनाव आचार संहिता लगते ही अगले ही दिन अखबार की पहली सबसे बड़ी खबर क्या थी कि कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बाणिये हैं, कितने चमार हैं, कितनी दूसरी जात हैं, ना यो तो बता दो। एक एक अखबार की यह एक हेडिंग थी। हर आदमी ने जिसने अखबार पढ़ा वो इसी पर चर्चा करने लग गया, न्यू भूल ही गया अब बीमारी भी है, ड्रामा भी चल रहा, धक्का भी हो रहा, बड़का के स्कूल भी बंद है, बिजली के रेट बंद गए, कनेक्शन नहीं मिल रहे, जमीन मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमे की किस्त काट ली, वो तो सारी बात भूल गए।
तो आपको क्या लगता है कि आपने वोट दिया? आपने वोट नहीं दिया, आपने वहीं वोट दिया जहां वो चाहते थे। क्योंकि आपके बीच में तो दो चार सुरली छोड़ दी जाती है, क्यों वोट खराब करनी, यूं तो जीतेगा, इसने देख के तो वोट खराब होगी, इससे तो ठीक ही होए है ना भाई का, तो यो जीतेगा ना भाई। ये सारी की सारी आपको दी जाती हैं, आपके मुंह में डाली जाती हैं। तो आप ये मत समझना कि कोई सरकार आपका फायदा करेगी, और ये भी मत समझना कि आप इन सारों को बदल दोगे तो कोई नई सरकार आपका फायदा करेगी। कोई भी नहीं करने वाला, कोई भी। कई गांव में ऐसा हुआ, जब हम पहली बार आए, पहला प्रोग्राम था हमारा बयाना खेड़ा में, तो रवि ने प्रोग्राम कराया। वो गांव में एक छोरा ने न्यू कह दिया, बिला देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मगा फिर थम मने नेता, मैंने बोल दिया मगा फिर थम मने नेता बना दियो, फिर थम मने विधानसभा में बचा दियो, और फिर हमने फिर बेच के जाऊंगा। क्योंकि भाई मैंने क्या ठेका ले रखा आपके बच्चों का? जिसके बच्चों की बात करने लग रहा, अगर उनको ही ख्यास नहीं है, भाड़ में जाए फिर कोई। हमें क्या मतलब, किसी को भी क्या मतलब, हमें कम छोड़ो। हम तो फिर भी इतनी भड़कले का आने लग रहे आपके बीच में, हम तो फिर भी नहीं कह रहे हैं भाई यू कसूर होता मेरा। मने बेरा लग गया था कि अपने देश के लोगों के साथ षड्यंत्र चल रहा है, अगर मैं उनको नहीं बताऊंगा तो मैं कसूरवार। बताने के बाद भी वो घरों में घुसे रहते हैं, बताने के बाद भी वो ताश खेलते रहते हैं, बताने के बाद भी वो नशा करते रहते हैं, बताने के बाद भी अगर अपने नौजवानों को घर से बाहर नहीं निकालते तो कसूरवार है वो। अपनी कोई टॉप जिस दिन अपना काम हो गया, हमने अपना बोझ अपने सिर आपके सिर पे घेर दिया, इब चक करो च ना करो, अपन कोई मतलब नहीं। करोगे तो आगे खड़े पावांगे गोली खाने खातर। क्यों कही यह बात? क्योंकि आज तक जिसने भी यह बात कही कि गांव को बचाने के बिना आप देश को नहीं बचा सकते, अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, गांव की संस्कृति बचानी पड़ेगी, गांव को कबाड़ होने से बचाना पड़ेगा, उसकी खेती, उसका इलाज, उसकी पढ़ाई, उसका रोजगार गांव और जमीन के आसपास सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बिना गांव नहीं बच सकते। जहर मुक्त खेती, बिना केमिकल के इलाज, बच्चों की वो पढ़ाई कि वो समाज के लिए तैयार हों, ना कि रपे के लिए, ना कि कोठियों के लिए, ना कि गाड़ियों के लिए, यानी समाज के लिए बच्चा तैयार हो। इस तरह की पढ़ाई का इंतजाम गांव के लोगों को करना पड़ेगा। जब तक ऐसा गांव डेवलप नहीं होगा तब तक आप देश को नहीं बचा सकते। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही बात कही थी कि देश को अपने बूते पे खड़ा होना पड़ेगा। उनका नहीं पता लगा कौन मार गया, उसके बाद आए थे राजीव दीक्षित भाई, उन्होंने उन्हीं आदमियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका नहीं पता लगा आज तक कौन मार गया। एक बार रामदेव ने रोथस्चिल्ड रॉकफेलर की नाम लिया था 2012 में, उस तसलवार पर आती थी, वो नहीं आज तक बोल लिया दोबारा। समझ गए? इब अगला नंबर आया, आई भी ने के खिलाफ बोलना शुरू करा अपन है, इब अपना नंबर आओगा। दो तीन रास्ते हैं इनके पास, या तो ये हमको डरा दें जो कि हम डरने वाले नहीं, या फिर ये हमको बेच दें, मतलब खरीद लें, वो भी इनसे नहीं होगा। फिर ये हमारे को बड़े पद का लालच दे दें कि टेलीविजन इनके हाथ में है, ये पकड़ राज और ऐश कर, लेकिन इनको जगाना नहीं है। अब यो कर सकूं मैं, बेच सकूं मैं आपको, तो इससे बचने का तरीका क्या है कि अपने जैसे गांव में 100 बालक और तैयार कर दूं अगर मैं, जिसको ये पता हो कि इस आदमी की जबान जब पलटेगी तो उसको समझना कैसे है कि आज तो मैं जो भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा कल को, आज जैसे सुशील भाई हम बैठे ज्यादा कर रहे हैं तो सुशील ने कहता कर तू इतना ज्यादा मत बोला कर, इस तरीके से मत बोला कर। मैं कहूं क्या फर्क पड़ा है? नो बोला नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, कुछ लोगों को बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है मान लिया, लेकिन डिप्लोमेटिक बात करूंगा तो सीधी बात तो नहीं होएगी ना। तो कल को हो सकता है हमें डिप्लोमेटिक बात करनी पड़ जाए, तो गांव के आदमी ने बेरा होना चाहिए ना इसकी, इस डिप्लोमेटिक बात का मतलब क्या है। अखबार में कोई खबर छपे तो उसका मतलब पढ़ना आपको आना चाहिए। परसों की खबर है 22-23 तारीख की, मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, उस पे लीडर इंडिया वाले पे भी, उस पे देवेंद्र बलारा वाले पे। उसमें मैंने एक अखबार की खबर का विश्लेषण किया। उसकी खबर क्या थी कि अभी जो है आने वाले वक्त में स्कूलों को एनसीईआरटी की किताब ही लगानी पड़ेगी, अगर उन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाई तो जुर्माना होगा। उसकी मैंने जब विश्लेषण करा, मैंने यह बताया था कि ना तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बदला, जो आगे भर्ती होनी है कॉलेज में या फिर नौकरी भर्ती होगी तो नंबरों को देख के होएगी,
एनसीईआरटी की किताब से नंबर नहीं आते तो माँ बाप को अपने बालक और ट्यूशन पे पढ़ाने पड़ेंगे। इसका यो मतलब है, इसका यो मतलब है कि माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई पे और ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, और सिरदर्दी लेनी पड़ेगी, और ज्यादा उनके घर से पैसा निकलेगा। लेकिन माँ बाप तो निराश हो रहे, भाई ठीक है किताबों के पैसे बच गए, लेकिन कितनी बढ़ेगी उसका नहीं पता बेचारे माँ बाप ने। भाई जिस टाइम पे आपको पता हो मेंटल मंत्री बना था, हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना था, यो मेंटल मंत्री समझते हो ना, एक के मंत्री मेंटल है, हाँ दाढ़ी वाला, ठीक है जी, वो बना हेल्थ मिनिस्टर। और मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले उसने अस्पतालों में छापे मारने शुरू करे, टंकियों में घुस घुस कर देखा करता दोनों बेरानी केट होया, और बोला इससे बचना मुश्किल है। महीने भीतर सारे बंद हो गए, यानी कि हफ्ता पहुंचना शुरू हो गया। उसके बाद कोई अस्पताल की सुध लेनी नहीं पाया। फिर बना वो गृह मंत्री, फिर वो थानों में जा छापे मारे बनते ही। जब थानों में से हफ्ता बंद गया, अब जो ये सड़क के ऊपर खड़े मिलते हैं पुलिस वाले, चालान काटने वाले, जो ठेका मिला हुआ है इनको इतने पैसे जमा करके देने ही देने हैं, ये कोई सोच रहे हो बेचारे ये हैं, वह उसका हफ्ता पूरा करना है भाई, नहीं तो छापे पड़ेंगे फिर थाने के ऊपर। ये इतना सा खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों की पढ़ाई को कैसे बदलोगे कि वो अब यहां के काम आ जाए, अपने बच्चों के लिए रसोई कैसे बदलोगे, आप स्वास्थ्य कैसे रखोगे, खेती को कैसे संभालोगे, इस पे चर्चा किए बिना काम नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और मैं ये समझता हूं कि जब तक गांव की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये 4 आदमी या 20 आदमी 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते। पहले भी बने हैं नेहरू युवा केंद्रों के नाम पे क्लब वह बने हैं। क्रांतिकारी ने सोचा आज तो गांव की तस्वीर बदल कर छोड़ांगे, और फिर वे क्रांतिकारी हांगा लावे हैं, और फिर उनकी लड़ाइयां किन किन बातों पे बजा है। बोला मेरा फोटो नहीं आया अखबार में, मेरे तो 500 रुपये दिए थे, मेरा नाम नहीं दिया, मेरे तो न्यू क्यों कह दिया, मैं क्यों नहीं जान दिया, या मैं उड़े क्यों भेजा, या मेरा न्यू क्यों करा न कह इतने दिन में 6 महीने में साल भीतर में मार वजूद जात बच गया, उनका भी हो तीसरी हो ले। और ये होता रहेगा। ये क्रांतिकारी मारे वर्गे आवेंगे और ये थोड़े दिन में अपना जोश ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जिनकी वो बात करना चाह रहे हैं, जिनको वो बचाना चाह रहे हैं, उनने कोई फुर्सत ही नहीं है। इसलिए मेरा ये सुझाव है इस पंचायत में कि आप लोगों को एक्टिव होकर के अपनी अपनी गली बांटनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपनी गली बांट लो बैठ के, नको भाई या गाड़ मेरी, इस गाड़ में तो आदमी लाने मेरी जिम्मेदारी, इस गाड़ में तो लाने मेरी जिम्मेदारी। क्यों लाने पड़ेंगे? देखिए हमारे गांव की कल्चर कैसी है भाई, चूल्हा न्योंद हमारा है, पड़ोस में ब्याह है, बेरा है कि सारा कुणबा वहीं खाओगा, बेरा है, नहा धो के खाट पे बैठ जाएगा, अब तू आ जाना है, अगर बुलान तो है नहीं कोई, है कि नहीं? अरे एक बार आ जाओगा चक्कर मारता, फिर बोला ये तो आ जा, बोला एक बार और आने दे फिर चलेंगे। जहां जाना ही जाना है वहां भी कम से कम 2 बार बुलावे का इंतजार करता है हमारा आदमी। तो आप सोचो, जो काम सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है समझाना, सबसे मुश्किल है समझाना, तो जो सबसे मुश्किल काम करने चले हैं, आप न्यू सोचो कि न्यूए हो जाएंगे लोग, ऐसे नहीं आएंगे। क्योंकि बताना सबको पड़ेगा, लेकिन काम करने वही आएंगे जिनको उस काम में रस आवेगा। जो अगर मारे हुए बैठे हैं ताश के लड़िए, उन उसमें तो रस आ रहा है, ठीक है, उस रस तक फालतू रस तो दे दोगे तो अगले खेल छोड़ सके। और उस तक फालतू रस नहीं है तो भाई उन्हें कोई ठेका नहीं, चाहे कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। उन्हें वो गया, वो मैं जब गया था तो उन्हें बोला, एक जना नु कहने लगा वो जिसके हाथ से काम पे, मगर यो सब तो ज्यादा पिंदा होगा इनमें तो, है ना? हाँ तो वो मेरे तो नहीं बोला ऐसा जी, यहाँ जितने आदमी गए ना, ये आज तक नहीं गए, चाहे मुख्यमंत्री आ रहा हो वहां। ने बोला आपके यहां सब तो ज्यादा आदमी भेज दिए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो वो इसका मतलब क्या है कि अगले ने उसमें रस आ रहा है।
अपने बच्चों को भी किसी काम में रस नहीं आएगा तो वो नहीं जाएंगे। मान लो आपके पास 15 किले जमीन है और आप चाहते हो आपका बच्चा खेती करे। आपका बच्चा अगर खेती के लिए नहीं बना, उसको अगर खेती में रस नहीं आएगा तो बेफजूल है उसको खेती की तरफ धकेलना। तो मिलकर फिर ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि मान लो मेरे बच्चा खेती के लिए बना है और आपका बच्चा किसी और काम के लिए बना है, तो मिलकर एक ऐसा साझा कार्यक्रम बना ले कि तेरी वाली खेती पे मेरा वाला चला जा करेगा, इस आड़े पे तू चला जा। जिसने रस आना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा वो भी देवघर, पूरा वो भी देवघर, बेईमाना नहीं करेगा। भाई अब तक जैसे कई लोगों का यह मानना है, जैसे कुछ लोग तो ये जानते हैं कि भाई मैं 3 तारीख के बाद ही पैदा हुआ हूं, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है, गिरफ्तार होया था उसके बाद ही। लेकिन जो मेरे को पहले से जानते हैं वो पता है कि मैं 2015-16 से गांव घूम रहा हूं। तो पिछले 6 साल में मुझे क्या हासिल हुआ, मेरे से लोग पूछते हैं। भाई तने मिला के, मैंने कोई संगठन नहीं बनाया, मैंने किसी की मेंबरशिप नहीं ली, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई डोनेशन कोई दान मैंने मांगा नहीं तो इतना फेमस हो पीछे लोग ने कहते दो भाई डोनेशन, अपन काम करने, संगठन बनाने, वो करने, सो बातों है, अपन ने कुछ नहीं करा। कर तने मिला के, मगर तने नहीं बेरा मैंने कितना रस आ रहा। जब कोई नहीं सुने था, मैं जब भी धक्के तो सुनाने जाया करता है। अरे तो लोग सुनने भी तैयार हो जाए, तो सोचो मैंने तो न्यारे डाल कर रस आ रहा, तो मैंने कुछ मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन ये रस उसी ने मिले जी जिन्हें बताने में रस आनता हो। कई लोग ऐसे हैं जिन पर बोलिया नहीं जाएगा, उनने सुनन में रस आवे। किसी ने चुप रहने में रस आवे, किसी ने बोलन में आवे, किसी ने दौड़न भागन में आवे, किसी ने बैठे रहने में आवे, किसी ने गाड़ी चलाने में आवे, किसी के लिए सफर करना 10 किलोमीटर का भी मुश्किल, किसी ने लिखण में आवे, किसी के लिए लिखना महाभारत, किसी ने गान में आवे, कोई नहीं कहता क्यों रोड़ा कर रहा। तो जिसने जिसमें रस आवे उसने उस काम में लाना बड़ा काम है। तो अपने पास वो टेक्नोलॉजी है कि बच्चे ने रस क्या में आओगा मैं बता सकूं। मैं यह बताऊं आपने, मैं जो चला करता गांव में, मेरा पर्पज ये होता था कि मैं गांव को ये बता दूं जी मेरे पास टेक्नोलॉजी है, हम गांव के बच्चों का टैलेंट निकाल के आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे ने किस में रस होगा। तो जब ये आप बता सके तो गांव वाले ये पूछा करते भाई करना कैसे है इस पे। मैं भाई 2 रास्ते हैं, या तो रास्ता एक है मतलबी इंसान वाला। मतलबी इंसान का तो ये है कि एक जना आके मेरे से जान पहचान निकाल के नहीं डॉक्टर साहब मेरे वाले बालक का कर दो जुगाड़, मेरा बालक बताओ किस काम में, उसकी लगेगी फीस 1.25 लाख रुपए। भाई इतना तो ब्योत नहीं है, चल इतना ब्योत नहीं है तो एक काम कर ले, फिर सारे गांव के माँ बाप बुला ले, बात करते हैं, तेरे गांव के नौजवान बच्चों ने सिखा दूंगा जो मैंने 20 साल में जो मेरे तजुर्बे हैं, और सारी टेक्नोलॉजी दे दूंगा। अपनी टाइम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी पूरे गांव के लिए फ्री है, एकले आदमी के लिए नहीं फ्री दूंगा। फिर तो गलती किसी की, भाई एक बच्चा जो मेरे को जानता है उसके माँ बाप में क्या खासियत, या एक बच्चा नहीं जानता और उसको भी जरूरत तो उसको भी है। तो हमने फिर ये मॉडल तैयार किया कि हम गांव के हर बच्चे के लिए करेंगे। तो कल को जो खेती की टेक्निक हम आपको बताने जाएंगे, जब हम खेती के एक्सपर्ट आएंगे, जो ऑर्गेनिक खेती पे काम करने लग रहे, जो ओरिजिनल बीजों पे काम करने लग रहे, जो नेचुरल खेती पे काम कर रहे, वो आके आपको तजुर्बा बताएंगे। तो जो बच्चा आपका खेती के लिए बना है ना, वो छांट के बुला लूंगा कि यह बालक खेती वाले हैं, इन्हें बता, इनका यूं समझ में आओगा। जो साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हो रहे, जो टेक्नोलॉजी के लिए बने, जो कंप्यूटर के लिए बने, जिनमें जिस काम में रस आवेगा हम बताएंगे, सपोर्ट आप लोग करोगे और काम गांव का युवा करेगा। यो काम करके मिलके तो कर सकते हैं, ना तो हम कर सकते, ना आप कल्ले कर सकते, ना मैं जो खेती पे कर रहे हैं कर सकते हैं, ना ये आयुर्वेद वाले कर सकते, ना कोई और कर सकता। सारी चीजें मिलेंगी, जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज। और जिंदगी जो आपको जिंदगी जीने के लिए, प्यार से जिंदगी जीने के लिए जितने साधन चाहिए हम गांव के गांव में पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ना बालकों की कमी, ना जगह की कमी, ना टेक्नोलॉजी की कमी, ना रिसोर्सेज, क्या ही की कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि गांव के समझ में आना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि ये 4 आदमी लाग रहे हैं बस यही धक्केगा, इन्हें सोचेंगे इन्हें क्या मिलेगा। जो मेरे से पूछा करते शुरू में तन्ने क्या मिला है, मखा मने जो मिले मन नहीं पता, तुमने नहीं पता। शुरू में तो नहीं सोचा था यू कोई दुकान पे सामान बेचन आया, कुछ नहीं करा, लेकिन ये सब के समझ में आ गया। क्योंकि आज तक पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, जिन जिन गांवों में हम गए, हमने किसी गांव से, किसी आदमी से एक सिंगल पैसा नहीं लिया आज तक। तो अब इनको पता है कि कुछ बेचन नहीं आ रहा।
साथ ही हम ये कहते हैं कि किसी को भी नेता बनाने से पहले उस आदमी से ये जरूर पूछो कि कल को तू उल्टा चलेगा तो तेरे को कैसे बदलना है ये बता, तेरे को वापस कैसे बुलाना है ये बता। वो तरीका दूंगा आपको खोज के। आपको ये नहीं बताना है कि अब की बार नेता किसको चुनना है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे हम लोग आपको। जनता सरकार मोर्चा एक मोर्चा बनाया हमने, वो मोर्चा ऐसा है 21 संगठनों ने मिलकर बनाया। अभी 27 तारीख को जींद में मीटिंग है, कल को मीटिंग है हमारी देवीलाल पार्क है ना, जो चौधरी देवीलाल पार्क है सिरसा में, टाउन पार्क है, टाउन पार्क में मीटिंग है कल 10 बजे। आप अपने गांव के जो नौजवान साथी हैं उनको भी भेजना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आसपास के गांव से भी भेजना। सिरसा जिले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सिरसा जिले के बच्चों को हम ये पूरी कहानी समझाएंगे, जितनी भी बात समझाएंगे उस सारे की रिकॉर्डिंग करके देंगे। तो वह जो रिकॉर्डिंग है वह सारी अपनी चौपाल में चलाओ और समझो पूरी कहानी ने, जिस पर जब टाइम हो जब ही समझो, समझे ना। फिर जब हम खेती वाली बात करने आएंगे गांव में, फिर एजुकेशन वाली बात करने आएंगे, तो इस लेवल पे गांव को समझाने के लिए गांव के अंदर कम से कम 21 आदमियों की टीम का विचार है। बिना संगठन बनाए संगठित कैसे करना है भाई। गांव को हम एक बात कहेंगे कि मान लीजिए आपके बीच में मतभेद है, बीजेपी वाला ये कहता है, कांग्रेस वाला ये कहता है, चौटाला वाला ऐसे कहता है, 3 जने लड़ाई कर रहे कि भाई न्यू होगा, वो कह रहा न्यू होगा, वो कह रहा यो तो नहीं होगा, बज गया जूता। अब गाम राम बैठ के योग होगा, एक काम करो, तू अपने फायदे बता, किस किस को इसका फायदा होगा, तू अपने फायदे बता, तू अपने फायदे बता, नुकसान तो किसी को नहीं होना चाहिए, और जिसकी बात में सबसे ज्यादा लोगों का फायदा होता हो वो कर लेते हैं, चाहे कोई सा हो। क्या नुकसान है जी, इसमें क्या फर्क पड़ता है किस पार्टी का है वो, ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। नंबर 2, हम अब की बार ये नहीं बताएंगे कि तुम जिसको चुन लोगे उसी को चुन के तुम्हारे को अपने हमारे ऊपर चौधरी बैठा दोगे। अब की बार गांव बताएगा कि इस गांव की ये समस्याएं हैं, इस गांव के ये मुद्दे हैं, इन समस्याओं इन मुद्दों का समाधान जिस आदमी के पास होगा वो गांव में बढ़ेगा, वोट मांगने, नहीं तो बाकी बढ़ेंगे ही नहीं। जो समाधान आके बताओगा तो ना, हमने समस्या नहीं सुननी, हमने दूसरे आदमी की गाली गलौज नहीं सुननी। काले चोर के पास समाधान हो, काला चोर आमंत्रित है भाई, समाधान होना चाहिए समस्याओं का। हम अपनी क्वालिटी बताएंगे, अपनी छोरी का रिश्ता लेकर जावा तो पहले दिमाग में मान के चलना भाई 1-2 किल्ला भी हो, थोड़ा बहुत घरीसा हो, इतना परिवार हो, ये सारी चीज बतावा। और अपने बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में दे रहे उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, हम बताएंगे हमको कैसा आदमी चाहिए। अगर कोई बलात्कारी सेकंड नंबर पर रह जाए, शर्म की बात है ये वोट देने वालों के लिए, शर्म की बात। मतलब हम अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों का भविष्य बलात्कारियों के हाथ में देंगे क्या? जितना भी कतली है, हाँ वही तो, जितना भी वही है। तो बड़ी बात यह है, देखिए इन सब चीजों से बड़ी बात यह है कि हम क्या मुद्दों पे इकट्ठे हो सकते हैं, क्या हम अपने स्वार्थ त्याग के गांव के लिए सोच सकते हैं, क्या हम गांव को इसके लिए इकट्ठा कर सकते हैं, सवाल ये है। और जी जितनी गुंजाइश रहेगी शरीर में उतना जोर तो ला रहे हैं, जब गुंजाइश खत्म हो जाएगी तो अपना रास्ता पनप लेंगे हैं, उसके लिए तो हम अपना फिर चल पड़ेंगे अपने रास्ते, फिर देखी जाओगी जो कुछ भी होगा। बाकी मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप लोग गांव के नौजवानों को, मैं ये कहता हूं कि आसपास के 5-7 गांवों की एक मीटिंग रख लो बड़ी सी। जैसे अभी खारियां से आए हैं तो खारियां वाले भी कह रहे थे कि हम आसपास के लोगों की बुला लेंगे। जब पूरे के पूरे गांव को ये लगेगा कि लोग और नौजवान तो पहुंच जाए मीटिंग में, जो जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो पहुंच सके तो जितनी पहुंच जाए, बाकी की घर में बैठ के लाइव देखें टेलीविजन पे कि बात किस मुद्दे पे हो रही है, और फिर खुद से पार्टिसिपेट जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक गांव नहीं बदलेगा। ना गांव के 20 आदमी बदल सकते, ना गांव के 40, बदलेंगे तो 20 ही, लेकिन पता पूरे गांव को होना चाहिए कि मुद्दा क्या चल रहा है। और आप देखोगे जब आप काम करने चलोगे, हमने तो अपने पिछली जिंदगी में एक ही चीज देखी है कि समाज में अच्छे आदमी ज्यादा हैं, निकम्मे आदमी 2-4 हैं। ज्यादा करोगे पूरे गांव में 10 आदमी मिलेंगे। निकम्मे आदमियों को आप ऐसे कागज आंगलियों पे बता सकते हो, ये आदमी निकम्मे हैं। उन आदमियों को भी बैठ के जब हम बताएंगे
जब उनको हम ये बताएंगे, समझाएंगे कि तुम गलत रास्ते पर हो, इससे तुम्हारे बच्चे का भी नुकसान है, वो भी समझ जाते हैं। फिर भी जो नहीं समझेगा उसका समाधान गांव राम के पास होता है, उसका कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन गांव के यो समझ में नहीं आता कि करें क्या, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो प्रस्ताव ये है कि आप लोग मिलकर एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके गांव ने इकट्ठा करो। ऐसे अनाउंसमेंट करने से गांव नहीं आएगा। बैठ के चाहे मोहल्ला वाइज मीटिंग करनी पड़ो, आप मीटिंग करके गांव को बुला लो और फिर इस पर चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इन राक्षसों से बचाएंगे और एक अच्छे रास्ते पे अपने गांव को लगाएंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो आप वाली बात थी वही चर्चा कर लेंगे बीमारी के ऊपर, इसने बंद करके। तू बताओ कि नाम क्या तेरा? देवेंद्र बलारा। ये देवेंद्र बेटा, तू बात तो ठीक है तेरी भी, लॉस में